नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 12 का जो भूगोल का पेपर हुआ था उसका पेपर सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, कौन सी विचारधारा के अनुसार मानव जीवन प्रकृति से पूर्णतया नियंत्रित होता है? संभववाद, नवनिश्चयवाद, निश्चयवाद और आमूलवादी। इसका उत्तर हो जाएगा कौन सा? निश्चयवाद। अगला प्रश्न है, कौन सा आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र है? आर्थिक भूगोल का मतलब जिनसे हमारे को पैसा मिलता है सरकार को, वह ऐतिहासिक भूगोल, सैन्य भूगोल, निर्वाचन भूगोल और संसाधन भूगोल। तो वैसे ऐतिहासिक भूगोल से भी पैसे मिलते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हो जाएगा कौन सा? संसाधन भूगोल। अगला प्रश्न है, मानव विकास प्रतिवेदन प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? कौन सी संस्था है वो? वह है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। इसको शॉर्ट में कहते हैं UNDP। अगला प्रश्न है, मानव विकास के उच्च स्तर वाले देशों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? जिनका मानव विकास स्तर बहुत ज़्यादा होता है, वह देश कौन सा क्षेत्र में ज़्यादा प्रयोग करते हैं, सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं? वह है सामाजिक सेक्टर में अधिक निवेश। अगला प्रश्न है, निम्न प्रजननशीलता व निम्न मृत्यता जनसंख्या संक्रमण की कौन सी अवस्था होती है? निम्न ही प्रजनन दर और निम्न ही मृत्यु दर वह कौन सी होती है? तृतीय। अगला है, प्रत्यक्ष रूप में पर्यावरण पर निर्भर आर्थिक क्रिया कौन सी है? जो पर्यावरण से सीधे होती है वह कौन सी हो जाएगी? प्राथमिक क्रिया ये। अगला प्रश्न है, कुटीर उद्योग की सर्व प्रमुख विशेषता है? कुटीर उद्योग यानी कि जो छोटे उद्योग होते हैं उनमें क्या होते हैं? साधारण औजारों का प्रयोग होता है और पारिवारिक स्तर पर उत्पादन परिवार के लोग ही मिलके उद्योग चलाते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा पतन फेरी पतन के नाम से जाना जाता है? फेरी पतन किसको कहते हैं? पैकेट स्टेशन पतन। अगला प्रश्न है, गहन निर्वहन कृषि का सर्वप्रमुख क्षेत्र है? गहन निर्वहन कृषि का सर्वप्रमुख क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? मानसून एशिया। अगला प्रश्न है, कौन सा सुमेलित है? सुमेलित पूछ रहा है, यानी कि रोपण कृषि में चाय है, कॉफी है, लेकिन गेहूं नहीं है। अगला है भूमध्य सागरीय कृषि। भूमध्य सागर में कौन सी कृषि की जाती है? खट्टे फल। मिश्रित कृषि में चाय, गेहूं ये नहीं आते हैं। स्थानांतरणशील कृषि, मेक्सिको में लादंग नहीं, मेक्सिको में मिल्पा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अनुसंधान व विकास आधारित क्रियाकलाप सम्मिलित है? अनुसंधान व क्रियाकलाप आधारित क्रियाएं किसमें की जाती है? चतुर्थ क्रियाकलाप। अगला प्रश्न कौन सा आ जाएगा? एशिया में रेल मार्गों का सघनतम घनत्व पाया जाता है? एशिया में कौन से ऐसे देश है जहां पर सर्वाधिक घनत्व पाया जाता है रेल मार्गों का? वह आ जाएगा जापान, चीन और भारत में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से राज्य में सन 2011 से 2021 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर निम्नतम दर्ज की गई है? सबसे कम है वह सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ पे? केरल में। अगला प्रश्न आ जाएगा, भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? ये तो सभी को आता होगा। कब हुई थी सबसे पहले जनगणना? 1872 में। अगला प्रश्न है, नगरीय बस्तियों की विशेषता है? नगरीय बस्तियों में क्या क्या होते हैं? विशाल आकृति का आकार, बड़े बड़े बस्तियां पाई जाती है और प्रशासन का कार्य उनमें नगरीय बस्तियों में किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, नागपुर योजना का संबंध है? नागपुर योजना में नाग में सीधा सीधा दिया हुआ है नाग की तरह, तो नाग की तरह क्या होती है? सड़क। तो सड़क से क्या आ जाएगा? सड़क परिवहन। अगला प्रश्न आ जाएगा, अपना अगला प्रश्न है, कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर अवस्थित पतन कौन सा है? कच्छ की खाड़ी कहाँ है?
कच्छ की खाड़ी कहाँ है? गुजरात में। तो गुजरात में कौन सा पतन है? मुंबई है क्या? नहीं। पारादीप? नहीं। न्यू मंगलोर? नहीं। तो कौन सा हो जाएगा? कांडला। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रदूषण स्थान विशिष्ट होता है? कौन सा प्रदूषण है जो एक स्थान पे होता है? कौन सा है? वायु प्रदूषण है क्या? नहीं। जल प्रदूषण? नहीं। ध्वनि प्रदूषण? नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या? भू प्रदूषण, क्योंकि यह एक स्थान पे होता है। अगला प्रश्न आ जाएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान, खाली स्थान है जो आधा आधा अंक का क्या है? प्रश्न है। तो कुल कितने प्रश्न है? 10। तो यानी कि ये 5 अंक का है। इसमें पहला प्रश्न है, मानव भूगोल की विचारधारा का संबंध लोगों के सामाजिक कल्याण से। तो कल्याण, कल्याण इसी में दिया हुआ है, तो कल्याण से क्या आ जाएगा? कल्याण परक। क्या आ जाएगा? कल्याण परक। अगला प्रश्न है, विकास का अर्थ परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है? कौन सा परिवर्तन आ जाएगा? गुणात्मक। अगला प्रश्न है, समय के दो अंतरालों के बीच एक क्षेत्र विशेष में होने वाली जनसंख्या में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है जनसंख्या वृद्धि। क्या कहा जाता है? जनसंख्या वृद्धि। अगला प्रश्न आ जाता है, लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है, उसको क्या कहते हैं? प्रवास। क्या कहते हैं? प्रवास। अगला प्रश्न है, कृषि में फसलों उत्पादन व पशुपालन दोनों का समान महत्व दिया जाता है। कौन सी कृषि है वो? कौन सी कृषि है वो? मिश्रित कृषि। क्या कहते हैं उसको? मिश्रित। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग के अधीन होते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग किसके अधीन होते हैं? क्या किसके अधीन होते हैं? सरकार। किसके? सरकार के अधीन होते हैं, जिस पे सभी का अधिकार होता है। अगला प्रश्न है, रुड़की कौन से नगर का उदाहरण है? रुड़की, रुड़की जो नगर है उसमें सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं? सबसे ज्यादा उद्योग। तो क्या कौन सा नगर आ जाएगा ये? औद्योगिक। अगला प्रश्न है, नगर आर्थिक वृद्धि के क्षेत्र के रूप में कार्य करते हैं, उसको क्या कहते हैं? वह नगर जो आर्थिक वृद्धि के रूप में कार्य करते हैं उसको क्या कहते हैं? नोड। नोड केंद्र। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? नोड केंद्र। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आ जाएगा अपना, पाना, पाडा, पाली, नगला, डाणी इत्यादि बस्तियों के नाम होते हैं। कौन सी बस्तियां होती है ये? ग्रामीण। कौन सी? ग्रामीण बस्तियां। अगला प्रश्न है, कौन से कयाल को अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है? किसको कहते हैं? कोच्चि बंदरगाह को या कोचिन पतन को कहा जाता है अरब सागर की रानी। अगला प्रश्न है अपना, अति लघुरात्मक प्रश्न। इनका उत्तर एक शब्द अथवा एक पंक्ति में देना होता है। ये एक एक अंक के प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है कौन सा? मानव विकास के किन्हीं दो उपागमों के नाम लिखिए। कौन कौन से हैं? एक तो आ जाएगा कल्याण, एक आ जाएगा आय उपागम। कल्याण उपागम और आय उपागम। दूसरा प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक को मानव विकास मापन का सर्वाधिक विश्वसनीय माप क्यों नहीं कहा जाता है? क्योंकि सभी देशों की जनसंख्या एक समान नहीं है और सभी देशों का विकास स्तर एक समान नहीं है, इसलिए इस रिपोर्ट को विश्वसनीय रिपोर्ट नहीं कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दहन कृषि क्या है? दहन कृषि का मतलब होता है क्या? जलाकर की जाने वाली। कौन सी आ जाएगी? जलाकर की जाती है, उसको क्या कहते हैं? दहन कृषि। अगला प्रश्न है, पनामा नहर में जलबंधक क्यों बनाए जाते हैं? पनामा नहर में जलबंधक क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि पनामा नहर की गहराई एक समान नहीं है, तो जहाज आने जाने पे उनको असुविधा होती है, इसलिए उनको सुविधा प्रदान करने के लिए जलबंधक बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न आ जाएगा, जनसंख्या वृद्धि के दो घटकों के नाम लिखिए। जनसंख्या वृद्धि के दो घटक कौन कौन से हैं? कौन कौन से आ जाएगा? एक तो आ जाएगा जन्म दर और दूसरा आ जाएगा मृत्यु दर। अगला प्रश्न है, किसी देश के जनसंख्या अध्ययन में जनघनत्व का क्या महत्व होता है? जनघनत्व से हमको क्या पता चलता है? जनघनत्व से हमको पता चलता है कि
प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कितने लोग रहते हैं, तो उस हिसाब से सरकार को उस क्षेत्र में सरकारी योजनाएं जो भी सुविधाएं है मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने में पता चलता है। अगला प्रश्न है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किस अयस्क के प्रकार है, किस प्रकार का अयस्क है, यह है लौह अयस्क। अगला प्रश्न आ जाएगा, भारत के सड़क जाल का विश्व में कौन सा स्थान है, भारत में का सड़कों में कौन सा स्थान पूरे विश्व में, दूसरा। अगला प्रश्न आ जाएगा, गंदी बस्तियों के बनने में प्रवास की क्या भूमिका होती है, गंदी बस्तियां क्यों बनती है प्रवास के कारण, क्योंकि प्रवास करने के कारण उस स्थान पर लोगों की जनसंख्या ज़्यादा हो जाती है और साफ सफाई नहीं हो पाती है और लोग गुच्छे में रहने लग जाते हैं, इसलिए घरों की आकार भी छोटा हो जाता है, इसलिए वहाँ पे गंदी बस्तियां बनने लग जाती है। अगले प्रश्न है लघुरात्मक प्रश्न। लघुरात्मक प्रश्न, इनका उत्तर 50 शब्दों में देना है। ये निबंधात्मक थोड़ा बड़े प्रश्न आ गए हैं। इसके बाद अपने पेपर में है निबंधात्मक प्रश्न। इनके उत्तर लगभग 150 शब्दों में देना है, लगभग 1 पेज में इसका उत्तर क्या करना होगा, हमको लिखना होगा। जैसे कच्चे माल पर आधारित 4 उद्योगों के नाम लिखिए, कच्चे माल पर कौन कौन से 4 प्रकार के उद्योग पाए जाते हैं उनको उनके नाम लिखना है और उनकी क्या करनी है, विशेषताएं बतानी है। अगला प्रश्न है, भारत में जल संरक्षण का महत्व, जल का क्या महत्व है, प्रबंधन किस प्रकार से उसका उपयोग कर सकते हैं, वर्षा के जल को रोक सकते हैं, उनके बारे में पूरे विस्तार से लिखना है, कम से कम 1 पेज में लिखना है इसका उत्तर। अथवा में क्या है, जल समस्या क्या है, जल में कौन कौन सी समस्या है, जल प्रदूषण की कौन कौन से प्रकार है, क्या है, उनके बारे में लिखना हो। अगला प्रश्न है, निम्न दिए गए विश्व के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित बंदरगाहों को अंकित कीजिए, बंदरगाहों को बताना है। तो पहला है पर्थ, दूसरा, चलो पर्थ कहाँ है देखते हैं हम, पर्थ है ऑस्ट्रेलिया में, ये तो कहाँ आ जाएगा पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में। दूसरा कौन सा था, हांगकांग, तो हांगकांग कहाँ है, चलिए देखते हैं, हांगकांग, हांगकांग यहाँ पे आ जाएगा, कहाँ पे, हांगकांग। और कौन सा था, और था वैंकूवर, तो वैंकूवर कहाँ है, उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पे आ जाएगा, तो कहाँ पे आ जाएगा, वैंकूवर, तो वैंकूवर कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। और कौन था, कौन सा था, कोलंबो, कोलंबो कहाँ है, कोलंबो श्रीलंका में है, तो श्रीलंका कहाँ है, यहाँ पे, तो कोलंबो। और कौन सा था, दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित लौह अयस्क खानों को अंकित कीजिए, लौह अयस्क की जो भी खानें थी उनके बारे में पूछा है हमको, तो हम इसका उत्तर देते हैं। तो भारत के नक्शे में कौन कौन से स्थान पूछे हैं, बल्लारी, दुर्ग, बेलाडीला और मयूरभंज। तो चलिए देखते हैं हम, पहला कौन सा था, सबसे पहला है बल्लारी। बल्लारी कहाँ है, बल्लारी है कर्नाटक में, कहाँ पे है, कर्नाटक में। बल्लारी अपने आ जाएगा कर्नाटक में, बल्लारी, बल्लारी यहाँ पे आ जाएगा। अगला है दुर्ग, दुर्ग कहाँ पे है, दुर्ग है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ कहाँ पे है, दुर्ग यहाँ पे आ जाएगा। तीसरा है बेलाडीला, बेलाडीला कहाँ है, बेलाडीला भी कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में ही है, छत्तीसगढ़ में यहाँ पे है। अगला कौन सा है, अगला है मयूरभंज, मयूरभंज कहाँ है, उड़ीसा में, उड़ीसा में कहाँ पे, यहाँ पे आ जाएगा मयूरभंज। ये क्या है, लौह अयस्क की खानें है। ये अपना भूगोल का पूरा पेपर था। इसके बाद में कल दोपहर 3 बजे आपको इसी चैनल पे हिंदी का पूरा पेपर सॉल्यूशन मिल जाएगा, इसलिए आप अपना हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। धन्यवाद।